आ रहा होगा पक्का। 92 और वेट कितना है इसका 35 ग्राम 46 46/92। इसे हम Na ले लेते हैं, कितना हो गया ये 0.5 हो गया। Nb हम वाटर को ले लेते हैं 36 ग्राम में 36/18, ये 2 मोल्स आ गया। आपको इसका निकालना है तो 0.5/2 प्लस 0.5 यानी 0.5/2.5 ये कट गया 1/5 यानी 0.2। ये आंसर नहीं दिया है क्या? क्यों बेटा? हाँ सर आ गया समझ में। आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन ही रॉन्ग कर दिया। हाँ सर। 14 the ratio of value of any qualitative property for that of 4 और 5 4 3 7 14 किसका डाउट है? क्यों भाई? बताएंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा? किसका डाउट है? देखो नहीं बोलोगे तो फिर बहुत सर जल्दी। मेरा। हाँ प्लीज फटाफट से बोलो, नहीं तो फिर खत्म नहीं होगा, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए फर्स्ट कंपाउंड को आयनाइज किया तो 5 आयंस मिल रहे हैं, करेक्ट है? दूसरे वाले कंपाउंड को अगर आयनाइज करें हम तो 4Fe प्लस 3 आपको ये समझ में आ रहा है जो मैंने किया है? बोलिए भाई। हाँ सर। तो आपको दोनों का वेंट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, वेंट ऑफ फैक्टर तो आई होता है, तो दोनों के आई का रेशियो निकाल दो, कितना आ रहा है 5/7 कितना होता है? ये 5 है और ये 7 है, 5/7 कितना होगा? हाँ सर आ गया आंसर 0.71। ठीक है, क्या गड़बड़ किया था इसमें आपने? सर नहीं सर वो उस टाइम समझ में नहीं आया था। बाद में पढ़ा ना वेंट ऑफ फैक्टर, तो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा है। ठीक है, मैं इरेज कर दूं, किसी को कॉपी तो नहीं करना है? नो सर। 19 क्वेश्चन किसका डाउट है? मेरा सर। क्या नहीं आया इसमें? सर इसमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना लेंगे? कितना आई ले मीन लिया? सॉरी, एसोसिएशन। हम्म, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना लेंगे? यही तो हम भी सोच रहे हैं कि कितना ले लें। फॉर्मूला क्या होता था? 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन ऐसा ही होता था ना? हाँ हाँ तो रहा है, जब कभी भी गिवन नहीं होता है ना तब हम उसको 100% मान लेते हैं। अच्छा 100 ओके। मतलब 100/100 यानी 1, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1/4, 1 माइनस आई इज इक्वल टू 0.75, सब्ट्रैक्ट कर दो, आई इज इक्वल टू 0.25। और वैसे भी एक बात बताएं, एक शॉर्टकट इसका सुन रहे हैं? हाँ सर बोलिए। शॉर्टकट ये होता है कि अगर कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं ना, तो आई का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा, और अगर एसोसिएशन की बात करें तो लेस देन 1 आएगा। तो उतना देख के भी आंसर लगाया जा सकता था। ओके सर। कर लो कॉपी और लिख भी लो वो स्टेटमेंट कि अगर गिवन नहीं है तो 100% है।
किसका डाउट है ये 20th? सर मेरा। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला पता है हम लोगों को? ये होता है, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। जरा करके बताइए सम कितना आ रहा है? 122। बराबर जोड़ा है ना? हाँ सर 122 आ रहा है। 122 आ रहा है। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एज्यूम कंप्लीट डाइमराइजेशन, एज्यूम कंप्लीट डाइमराइजेशन मतलब उसके 2 मोल्स हो रहे हैं, तो भाई इसका 2 मोल्स करोगे तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 2 करना है ना सर? और क्या, ओके सर समझ गया। ये हो गया। अच्छा, अब इसको अगर आप चाहते हैं कि आप फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो आप फॉर्मूले से कर लो, फिर बहुत सारे स्टेप्स है, बताऊं मैं आपको? फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप इसको, सर बता दो ना। बता ही देते हैं। 19 वाला हो चुका है ना? हाँ सर। चलो मैं 19 वाले इसी फॉर्मूले पे एक्चुअली आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब देखो 1/n की जगह 1/2 आ गया, 100% होगा क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है। जरा सॉल्व करो तो कितना आ रहा है यहाँ से, आई कितना आएगा? हाफ। हाफ आएगा ना? हाँ सर। नहीं, जरूर नहीं होगा, इससे नहीं होगा। एक ही मिनट दो, 100% डायमेराइजेशन जरूरत पड़ेगी कि नहीं? 2 लिया, इससे ऐसे नहीं होगा। आपको मैंने एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए फॉर्मूले लिखाए थे, जरा नोट्स खोल के देख के बताएंगे मुझे? मिला भाई? हाँ सर। क्या फॉर्मूला था, पढ़ के बता दीजिए। The number of particle of solute taken after dissociation or dissociation observed. आगे आइए, आई इज इक्वल टू बताया था, पढ़िए। आई इज इक्वल टू क्या था? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन, थियोरेटिकल क्वालिटी। दिखा आपको ऐसा फॉर्मूला? हाँ सर। लास्ट में जाओ, देखो मॉलिक्यूलर वेट रिलेटेड एक फॉर्मूला भी लिखा होगा आपने, मिला? मिला कि नहीं मिला? नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। मिला? हाँ बोलो जरा। आई इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, करेक्ट है ना? अब इधर आते हैं, समझ इसलिए लो, वैसे तो शॉर्टकट से आंसर आपने निकाल दिया, पर ये शॉर्टकट ऐसा नहीं कि हर जगह चलेगा। यहाँ चांस की बात है कि एज्यूम कंप्लीट डाइमराइजेशन बोल दिया इसलिए शॉर्टकट लग गया, हर बार नहीं लगेगा। यहाँ से हमने अभी अभी निकाला था, आई कितना आया था? 0.5 आया था ना? 0.5 या फिर हम 1/2 लिख सकते हैं, तो हम आई की जगह 1/2 लिख देते हैं। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट आपने अभी अभी बताया कि 122 होता है। एबनॉर्मल वाला आपको निकालना है, सॉल्व करिए तो। समझ आया?
पॉइंट क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। तो एक्चुअली कैसा है कि शॉर्टकट तो कैसा है कि आप जज नहीं कर पाओगे कि आपका ट्रिक सही है कि गलत है। तो जज करने के लिए आपको पहले कंसेप्ट की प्रैक्टिस होगी, तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ एग्जैक्टली 2 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करिए। सर ये I इक्वल्स टू डेल्टा टी बी का क्या फॉर्मूला था, मतलब वो कंफ्यूजन हो रहा है। अरे वो मैंने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में नहीं दिया तो हम बॉइलिंग पॉइंट यूज नहीं कर रहे हैं। हमको मॉलिक्यूलर वेट दिया तो हमने मॉलिक्यूलर वेट किया है। नॉर्मल जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, मैंने शायद से उल्टा लिखा है, इसलिए एक बार बोल दो ना। तो अगर आपने उल्टा लिखा है तब तो बहुत बड़ा काम किया आपने। शायद से सही कर लो अब उसे। तो मतलब वो एक्सपेरिमेंटल अपॉन थियोरेटिकल है कि थियोरेटिकल अपॉन अब एक्सपेरिमेंट? मैं बोलूं, सुनो ध्यान से। सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल हैं एक्सेप्ट मॉलिक्यूलर वेट, ये उल्टा है उनका। अच्छा ओके। एक ही है जो उल्टा है, बाकी सब वही है। मैं खुद भी अगर याद रखता हूँ तो ये स्टेटमेंट याद रखता हूँ कि ऑलवेज एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल है एक्सेप्ट मॉलिक्यूलर वेट। और इसीलिए क्वेश्चन में हमेशा मॉलिक्यूलर वेट वाला पूछा जाता है, क्योंकि फॉर्मूला ही कंफ्यूज करता है लोगों को। ठीक है ना? कॉपी कर लो भाई सब लोग जरा, इंपॉर्टेंट है। और हमेशा देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना जो बहुत छोटा हो, ठीक है, उसमें डेटा बहुत कम दिया होता है, मतलब लिमिटेड कंटेंट है। अब पूरे क्वेश्चन में पढ़ो तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिख रही उसमें आपको। मैं रेस करूं क्या? सर एक मिनट। लिखो लिखो। सर हम्म सर ये जो पहले वाला मेथड है वो मतलब यूज ही नहीं करना है ना, सेकंड वाला मेथड ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा ना? तो ये जजमेंट आप तभी ले पाओगे जब आपने इसकी प्रैक्टिस करी। जैसे मुझे आइडिया लग गया कि हाँ अभी अगर कभी अगर कंप्लीट बोल रहे हैं या 100% है, तो मोस्टली उतना ही होता है जितना टाइमर बनता है मोस्टली। बट ये जज करने की हैबिट आपको तब आएगी जब आपने ये सब सॉल्व किया रहेगा। मैंने इसको पहले किया हुआ था तो मैंने जज कर लिया कि हाँ टाइमर का मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल। ये अगर यूनिवर्सल फॉर्मूला होता तो मैं आपसे कहता ये लिख लो, हमेशा ऐसा ही होगा, पर ऐसा नहीं लगता है हर बार। समटाइम्स प्रॉब्लम हो सकता है, और टाइम खराब हो तो प्रॉब्लम ही होता है। आप टेस्ट में देखो, आप हमेशा सही करके आते हो लेकिन गलत हो जाता है। ठीक है ना? हटा दूं अभी? यस। मैंने आप लोगों को उसका शॉर्टकट बताया था क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का? बताया था कि नहीं? कौन सा सर? देखो बताते हैं। एक तो कैलकुलेशन ही होता है जो आपको आता है, अल्फा वाला फॉर्मूला। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो हमेशा ट्रिक ये है आपके लिए, ऑलवेज एप्लीकेबल है ये। दूसरे वाले आयन का जो भी नंबर है उतने टाइम्स अल्फा कर दो। मतलब 1 प्लस कितने आयन्स हैं? एक। 1 अल्फा कितने आयन्स हैं? कितने आयन्स हैं? समझ में आया? ये ट्रिक है। तो पूरा आपको अल्फा इज इक्वल टू वो सब लिख करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 स्टेप में ओरली हो जाता है। 40% डिसोसिएट हुआ तो आई कितना होगा? 1 प्लस 0.4 हो गया, 1.4 आंसर। तो ये ट्रिक है फॉर डिसोसिएशन।
डन। मैं इरेज कर दूं? यस सर। ये अच्छे से कॉपी कर लेना है ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस में जरूरत उसकी पड़ती है। 23rd पर आते हैं। किसका डाउट है ये? सर मेरा है। देखते, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं P1, P2 और P3। फॉर्मूला हमने पढ़ा था पाई P = CRT, याद आ रहा है? हाँ अब सर। R कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ C पे डिपेंड करेगा। C क्या होता है? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, 10 ग्राम ईच है। पहला है 10 बाय ग्लूकोज यानी 180, दूसरा है 10 बाय यूरिया 60, तीसरा है 10 बाय सुक्रोज 342। अब बाकी सारी चीजें सेम ही रहनी है, RT। अब बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा आएगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम आएगा ना। सर P2 ज्यादा आएगा ना। P2 ज्यादा आएगा और P3 सबसे कम आएगा। क्लियर है भाई? यस सर। कर लो कॉपी। हो गया सर। 26 किसका डाउट है? सर मेरा ही है। देखो दोनों की मोलैरिटी 0.1 है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, C जो है वो सेम है। रेस्ट कंडीशन RT होती है तो वो भी सेम रहेगा। अब कहते हैं इसका प्रेशर अगर P1 है और इसका प्रेशर अगर P2 है, यही बोल रहे हैं ना? यस सर। हाँ, KNO3 का P1, तो इनका आपस में क्या रिलेशन होगा? तो भाई आपको याद आ जाना चाहिए, हमने आपको लास्ट लेक्चर में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब पढ़ाया था तब आपको बोला था कि CRT नहीं, अब ICRT हो जाएगा। याद आया? हाँ सर। अब I नंबर ऑफ आयंस होते हैं, तो अभी KNO3 कितने आयंस देगा? और एसिटिक एसिड समझ में आया आपको? यस सर। बस उतने से देख के आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ लिख भी लीजिएगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। शायद आपको याद आ रहा हो, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, कुछ याद है? हाँ सर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज होता है, इसलिए इसका 2 ले रहे हैं। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली आयनाइज होता है, तो देखने में चाहे जो भी लग रहा हो पर आंसर हमेशा कम ही आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। हो गया सर। हो गया, ठीक। ये 26 था ना, 27 पर आते हैं।
5.85%। आपको ये समझ में आ रहा है? प्रेशर का फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का P इक्वल टू CRT। यस सर। ठीक है, अब उन्होंने वेट बाय वॉल्यूम आपको बोल दिया 5.85 है, तो 5.85 का वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दें। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 58.5 होता है। अब ये दो फैक्टर तो कांस्टेंट ही हैं, तो ये कितना आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर, जरा बताओ। इतना ही आएगा ना। हाँ सर। अब इसे बाकी के ऑप्शंस के साथ कंपेयर करो। करिए कंपैरिजन। अब जैसे ऑप्शन ए है आपका, अच्छा इसमें एक और भी चीज हमने नहीं करी है, NaCl है, तो I का फैक्टर भी तो आना है। कितना हो जाएगा I? 2। अब ऑप्शन ए पर हम आते हैं। आपको बोला 5.85% सुक्रोज, सुक्रोज यानी 342 हो गया। हाँ I1 रहेगा RT, ये आपका ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी में आपको बोल रहा है 5.85 अगेन ग्लूकोज है ना, तो 180 हो गया। आयनाइज तो होगा नहीं, तो RT हो गया। ऑप्शन सी पर आते हैं, सीधे सीधे 2 मोलार है, यानी कि 2 RT हो गया। ऑप्शन डी आते हैं, 1 मोलार ग्लूकोज हो गया, यानी 1 RT हो गया। अब आप बताओ कौन आपको क्लोज दिख रहा है? समझ में आया आपको? सर, वो आई क्यों लिया है वहाँ पे? आपके पास सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम तो आयनाइज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फिर हमको अभी पीछे भी हम लोग कहा था, हमने आपसे लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला बोला था कि हर फॉर्मूले में एक आई का फैक्टर इन्वॉल्व करना है। हमने सब में लगाया। यहाँ सुक्रोज था तो सुक्रोज के लिए तो आई 1 ही रहेगा, ग्लूकोज था तो 1 ही रहेगा। लास्ट के जो दो हैं उसमें तो कोई हमको बोला ही नहीं, सुक्रोज ग्लूकोज तो 1 ही 1 रहेगा, जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। समझा? हाँ सर। नोट कर लीजिए। सत्ताईस के बाद 39, 39। P1 में मल्टीप्लाइड बाय 10 भी होगा ना? किसमें? P1 में सर वो तो 0.2 RT हो गया ना। मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा, क्यों होगा? सर विथ रिस्पेक्ट टू 100 लेंगे ना। विद रिस्पेक्ट टू 100 लेंगे, बिल्कुल सही बात बोला है। एक्चुअली वेट बाय वॉल्यूम जो परसेंटेज होता है ना, उसका मतलब ये होता है, अगर 5% है तो मतलब 5 ग्राम इन 100 ml, इसका ये मतलब होता है। और हमको सब कुछ लीटर में सॉल्व करना होता है, इसलिए 10 का फैक्टर और आएगा। बात क्या कही है वो समझ में आई है? आपको ये दिया हुआ है, जो परसेंट दिया हुआ है वो 100 में दिया हुआ है, और हमें 1000 में चाहिए होता है, इसलिए 10 का फैक्टर और मल्टीप्लाई करना है। हम तो कुछ करना ही नहीं, पहले वाले ऑप्शन को देख के आंसर पता चल जाएगा विदाउट कैलकुलेशन ही। समझा भाई? यस सर। थर्टी 39 किसका डाउट है? सर मेरा। क्या प्रॉब्लम आया? सर समझा ही नहीं क्वेश्चन। किसी को आया 39? किसी को नहीं आया? किसी को तो आया होगा।
अच्छा मुझे ये देख करके बताओ इसमें से ऑस्मोसिस होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कहाँ से कहाँ होगी? गाइस आई बताइए से एक्स, कहाँ से कहाँ? वाई टू एक्स। क्यों y2x क्यों होगी? उसका कम है कंसंट्रेशन। कैसे पता चला? कैसे पता चल रहा है किसी को कुछ आइडिया? तो उसका आई तो सेम है दोनों का। क्या सेम है? आई? आई, कैसे सेम है आई? अच्छा नहीं सॉरी, एक में 5। ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होनी चाहिए? सर वाई से एक्स ही होगा। y से x होगा पक्का? अच्छा बताओ ऑस्मोसिस में मूवमेंट किसका होता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है इसमें? बोलो। वाटर। वाटर। और कलर किसकी वजह से होगा? थोड़ा आगे का पार्ट है, मैं बता रहा हूँ, ट्राई करना, थोड़ा समझ पाओगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, when K4FeCN6 combined with FeCl3 to give Fe4FeCN6 whole thrice. This compound is known as ferrocyanide. This is Prussian blue color. पहले तो ये रिएक्शन को नोट्स में कहीं लिखो। रिएक्शन लिख लीजिए जरा। यस लिख लिया? सर एक मिनट। लिखो लिखो, इम्पोर्टेंट है, बाद में तो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ऑफिशियल एग्जाम का है। हो गया। लिख लिया? अब देखते हैं। When this react with this compound, form this compound, this is called ferrocyanide, Prussian blue color है। कैसे रिएक्शन होती है, किस बेसिस पे नाम दिया गया, ये सब अपन चैप्टर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन पे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये कंपाउंड इस कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो ही ये कंपाउंड बनता है और कलर आता है। यहाँ पर जो हमें स्ट्रक्चर दिया गया है वो ऑस्मोसिस के लिए बोल रहा है, और ऑस्मोसिस में तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, यानी पानी का मूवमेंट होगा। तो भाई मेरे जब पानी का मूवमेंट हुआ तो सॉल्ट की रिएक्शन कैसे होगी, ये बताओ, बोलिए। ये तो सॉल्यूट है ना, जब सॉल्वेंट मूव करेगा तो सॉल्यूट रिएक्ट कैसे करेगा? लॉजिक समझ आ रहा है? यस सर। है ना? लॉजिक क्लियर है? तो जब सॉल्यूट रिएक्ट ही नहीं करेगा तो कलर आएगा क्या? नो सर। हाँ नो सर। नो, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सर फाइनली फिर ऑस्मोसिस वाई से ही होगा ना, वाई से एक्स पे। हाँ पानी का मूवमेंट होगा y2x, वाई से होगा ना। हाँ कम से ज्यादा की तरफ होगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन का कुछ लेने ही देना नहीं है इन सब चीजों से।
क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. थर्टी नाइन के बाद है 44. इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ इनकेस ऑफ प्रेशर. फोर्टी फोर किसका डाउट है? Sir, सर वो मेरा किसी को आया 44? सर वो पहले डाउट था मुझे, लेकिन अभी बताओ कैसे करेंगे? सर वो TF ऑफ A अपॉन TF ऑफ B का रेशियो 2:1 है, तो I2 आएगा, हाँ, और I ग्रेटर देन 1 खाली एसोसिएशन के लिए होता है, तो फिर वो I एक सेकंड ये बताना. डेल्टा टी एफ 1 डेल्टा टी 2 एफ मोलैलिटी है. is equal to IA upon IB is equal to 1. ये आया है ना आंसर, क्वेश्चन में ये दिया है. सर 2:1. सॉरी 2:1. अब बताओ आगे क्या कह रहे हो? तो इसका वैल्यू I है ना, मतलब I इक्वल्स टू 2 आएगा इसमें से. Half आएगा. आई इक्वल टू 2 आएगा, कैसे पता चला आपको? सर मोलालिटी सेम है. तो और एक रेशियो है ना. और कोई बता रहा है मुझे? सर I A 1 होगा तो IB 1/2 हो जाएगा. सो 1 से कम है तो एसोसिएशन होगा. अच्छा ये फॉर्मूला याद आ रहा है हमको? ये याद आ रहा है? sir. Yes, अब sir. हाँ, हमको जो रेशियो दिया है वो क्या दिया? ऑब्जर्व अपॉन नॉर्मल दिया है या नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व दिया है? तो ए नॉर्मल है यानी बी एब नॉर्मल है. तो 2:1 में ये हमको किस तरीके से सेट होगा? इसका मतलब हमें रेशियो कितना दिया है? 2:1 दिया है या 1:2 दिया है? 1:2. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. सर ये कहाँ पे दिया है? ये कौन सा abnormal है, कौन सा normal? क्या चीज? कौन सा abnormal, कौन सा नॉर्मल, कहाँ पे दिया है? क्वेश्चन पढ़ो जरा, लाउडली पढ़ो तो मैं भी समझ में आएगा. पढ़ो लाउडली क्वेश्चन. Equimolar solutions of A and B show depression in freezing point in the ratio 2:1. If A remains in its normal state in solution, नॉर्मल 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 समझा? मतलब सर ये अब नॉर्मल और नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल मतलब कि हमने NaCl लिया, मतलब कोई कंपाउंड लिया, कोई कंपाउंड X, वो X ही रहेगा, ना टूटेगा ना जुड़ेगा, ना तो डिसोसिएट होगा और ना एसोसिएट होगा. इसका मतलब नॉर्मल है. लेकिन अभी हमने सॉल्ट A भी ले लिया तो ये तो डिसोसिएट हो सकता है, ये तो एसोसिएट भी हो सकता है, तो ये एबनॉर्मल हो गया. मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे पर ये हो गया, तो वो एबनॉर्मेलिटी हो गई ना. यस सर. तो यहाँ से आई हमको क्या मिला? 1/2. हमने आपको बहुत पीछे भी एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने एक ट्रिक करके बताया था, क्वेश्चन नंबर 19. देखिए जाके वहां पे क्या बोला था मैंने कि अगर एसोसिएशन होगा तो आई का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आता है. याद आया? सर डिसोसिएशन में ऐसा होगा क्योंकि वो क्या चीज? फॉर्मूला होता है 1 - I वाला, तो I स्मॉल लेस देन 1 होगा तो डिसोसिएशन होगा ना. नहीं मेरे भाई, डिसोसिएशन में हमेशा कैसे कंफ्यूज क्यों से हो सकते हो? देखो जरा, NaCl है, अब बताओ जरा आई का वैल्यू कितना आएगा? 1 से कम आएगा कि 1 से ज्यादा आएगा? ज्यादा. तो बस वही मैं बोल रहा हूँ, मोर देन 1 कब आए? जब ये आयनाइज या डिसोसिएट होगा. डिसोसिएशन ग्रेटर देन, हाँ उस बात को याद रखो, और एसोसिएशन लेस देन, याद रखो.
कंफ्यूजन होता है, आप बात सही बोल रहे हो, सबको होता है, मुझे भी हो जाता है कभी कभी, पर थोड़ा कोशिश करो कि रिकॉल कर पाओ या स्टेटमेंट लिख लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे ये याद रहेगा ना, तो आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑप्शन देख के आंसर मिलने लगता है। क्लियर हो गया भाई? सर आ गया समझ में। The freezing point of equimolar solution will be highest for 47. किसका डाउट है ये? हाँ सर मेरा। आपको अगर याद हो नोट्स आप खोलो जरा, एकदम लास्ट एक क्वेश्चन मैंने कराया होगा, जरा खोलो उसको। एक सेकंड। अच्छा नहीं सर, लेकिन मुझे आंसर तो मुझे सी मिल गया हो, LaNO3 वाला। नहीं, वो तो होगा ही नहीं, वो तो होगा ही नहीं आंसर। एक सेकंड सर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सर वही बाकी, सर बाकी तो कोई डिसोसिएट होगा नहीं, तो उसका आई तो होगा नहीं। अरे मेरे भाई, आप बोर्ड पे देखो, भी समझ आ जाएगा, क्वेश्चन कराया था उस दिन मैंने आपको। कैसा होता है डेल्टा, ये सब आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिखता है, बट बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है, बढ़ जाता है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिप्रेशन होता है तो कम आता है। दिख रहा है आपको? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साइन वाला फैक्टर समझ में आया आपको कि नहीं आया? यस सर, ठीक, माइनस आ रहा है। हाँ, तो जितना ज्यादा आई बढ़ेगा चेंज उतना कम होता जाएगा। इज इट विद नेगेटिव साइन है? यस सर। तो अब आपको ये देखना है कि आई की वैल्यू लीस्ट आए तब ये मैक्स आएगा। तो आई की वैल्यू लीस्ट किस में आएगी? अब कंपाउंड ए जो है उससे 2 आयंस मिलेंगे, आई का वैल्यू 2 आएगा। कंपाउंड बी से आपको 2 + 1 3 आ रहा है। कंपाउंड सी से आपको 3 + 1 4 आ रहा है। कंपाउंड डी से आपको 1 ही आ रहा है। अब आप देख लो, लॉजिक पे जाओ, आंसर पे नहीं। और सर कंपाउंड 1 में 2 कैसे आता है? जब Cl माइनस निकलेगा वो। नहीं, वो आपको एक्चुअली इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये इस तरीके से लिखा जाता है, ये नहीं पढ़ा होगा ना आपने ऐसा एग्जिस्टेंस इसका। अभी देख रहा है 2 क्यों आ रहा है? यस सर। लिख लो उसको। होता था क्वेश्चन में तो सी आता था। हाँ हाँ हाँ, बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जाता तो सी आता। और फिर मैं आपको बोलता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत रेयर पूछते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि बेसिक माइंडसेट क्या लगता है, अरे सब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव याद ही नहीं आता। आप डिप्रेशन बोलते हो, बाकी सब में आप इंक्रीज की बात करते हो, यहाँ डिक्रीज की बात करते हो, इसलिए उल्टा हो रहा है। ठीक है ना? यस सर। हटा दूं मैं? कॉपी करना है सर? नहीं सर होगा। कोई कॉपी कर रहा है क्या? कर रहा है कोई कॉपी की? इरेज कर दूं? Yes, कर दो। ठीक। फोर्टी 48 किसका डाउट है? मेरा है सर। 0.74। देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ दिया भी है आपको, जनरली नेगेटिव देते नहीं है तभी कंफ्यूजन ज्यादा होता है। यहाँ पे नेगेटिव दे भी दिया उन्होंने आपको। ये मैंने क्या किया समझ में आया?
ये बात समझ आ रही है क्यों गाइस? Yes, sir. Yes, sir. हम यहाँ से आई निकालने जा रहे हैं, 0 पहले से ही कट कर देते हैं ना, ये 2 से काट दो, 0.74 इंटू 10/4 यही बचेगा ना। सॉल्व तो करो जरा, कितना आ रहा है? Almost 1. वन आएगा। बना सर वो आपने 0.7 सर 1 point सर KF भी तो लेना है। KF कितना दिया हुआ है? 1.86 दिया। तो 1.86 नीचे ले आए डिनोमिनेटर में। हाँ तो फिर 1 आएगा। फिर ऑलमोस्ट 1 आएगा। ऑलमोस्ट 1 मत बोलो, एग्जैक्ट बोलो, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। वन ही आएगा, एग्जैक्ट वन। एग्जैक्ट 1 आ रहा है? अरे यार 1 आ रहा है तब तो फिर गड़बड़ बात है। चलो फिर, अब 1 आ रहा है तो बचा ही क्या करने के लिए? अल्फा इज इक्वल टू i-1 अपॉन n-1। अब सॉल्व बाइनरी बोला था, बाइनरी का मतलब कि 2 आइंस हैं, यानी n का वैल्यू 2 हो गया, तो ये ऊपर तो खत्म ही हो गया, तो नीचे क्या बचा? क्या आएगा बताओ अल्फा? जीरो डिसोसिएशन। समझ आ गया? यस सर। अच्छा है 0% था। अगर यहाँ पर ना हम लोग इसमें केस में, अल्फा के केस में याद रखिएगा कि 0.01 भी आ रहा है ना, तो आप उसको लेकर के चलो, क्योंकि 1% 2% आंसर रहता है। 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल हो गया पूरा। कॉपी करना है किसी को? सर हो गया कॉपी। ठीक है। ठीक है। 49 solution of 28 gram. मैं 1 सेकंड बता रहा हूँ, है ना, सॉल्व कर दूंगा।
देखिए एक्चुअली हमने जो किया है वो डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी एम किया है। ये याद आ रहा है फॉर्मूला मोलैलिटी का। वे अब डेल्टा टी नहीं दिया उन्होंने हमको दो टेम्परेचर दे दिए, तो हमने डिफरेंस निकाल लिया डेल्टा टी बी के लिए। समझ में आती है बात? यस सर। राइट। के बी हमको दिया है 2.34, वेट ऑफ सॉल्यूट 28 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं पता, हमने एम ले लिया, into 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस m को हमने निकाला बाय द कैलकुलेशन ऑफ ऑल दिस विल गेट 130। तो मॉलिक्यूलर वेट 130 है। अब हमको ये पता है कि फास्फोरस के एक एटम का वेट 32 ग्राम होता है, तो 32 ग्राम वेट ऑफ 1 एटम ऑफ फास्फोरस, तो 130 में कितने एटम्स होंगे? 4। फॉर्मूला मिल गया। ओके सर, हाँ आ गया समझ में। है ना? नोट डाउन करो इसको, क्वेश्चन मस्त था लेकिन। सर मैंने ये आई निकाल के किया था। नहीं आई हम भी सोच रहे थे, लेकिन आई निकालेंगे क्यों? मुझे अभी समझा ही नहीं आई क्यों निकालेंगे। उन्होंने जब बोल दिया कि कंप्लीट एसोसिएशन है, तो आई का वैल्यू तो 1 ही आएगा ना। नहीं सर, मुझे आई का वैल्यू 0.23 आया। अच्छा, फिर एम की जगह पे क्या रखा ये बताओ। एक सेकेंड, 31। अरे तो तुमको जब 31 कैसे है? 31 आ ही नहीं सकता। वो वही तो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर M31 हो ही नहीं सकता भैया, जब तक तुमको फॉर्मूला ही नहीं पता। कंपाउंड ए है, अब तुम बताओ मॉलिक्यूलर वेट कैसे रखोगे यहाँ पे? मैंने सिंगल एटम फास्फोरस एटम का मॉलिक्यूलर वेट लिया। नहीं तो आप सिंगल एटम ले रहे हो, आप ऑप्शन देख रहे हो, सिंगल वाला है ही नहीं, पक्का है। हाँ सर, मतलब वही देखो ना, मैंने आई निकाला और फिर आई से वो एन निकाला हाँ फॉर्मूला से। हाँ और जो डिसोसिएशन का जो अल्फा है 1 लिया था मैंने, कंप्लीट था। उधर से एन का वैल्यू 4 आया, तो फिर वो P4 ही हो जाएगा ना। ठीक है, चलेगा। मतलब सही है कि गलत है? नहीं सही है, सही है, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। मैंने आपको बोला ना, मैं कर लूं तब आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चल रहा था, पर मुझे ये दिख रहा था कि मैं 1 स्टेप में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। आपका वो मेथड गलत नहीं है, बट हमें हमेशा कोशिश ये करनी है कि मिनिमम स्टेप्स इन्वॉल्व हो कैलकुलेशन में। यस। जब मिनिमम स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे तभी आपका एक्यूरेसी आएगा। ठीक है, कॉपी कर लिया, मैं इरेज करूं? यस सर। फिफ्टी 57 किसका डाउट है? सर मेरा। किसी को आया क्या 57? यस सर। Water has the freezing point इतना अजीब। कैसे किया बताएंगे? सर वो अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 का फॉर्मूला किया ना, तो आई इक्वल्स टू एन आता है। फिर और सर फिर एक सेकेंड ना सर। कैसे बोल रहे हो तुम? तो टोटल प्रोडक्ट्स 3 आ जाएंगे फाइनली, तो उसी में ऑप्शन वही बैठेगा, सी ऑप्शन। टोटल प्रोडक्ट कितने आएंगे? 3 आएंगे आफ्टर डिसोसिएशन। कैसे आएंगे? सर मतलब आई इक्वल्स टू एन किया ना, तो फिर वो जो फॉर्मूला है डेल्टा आई टी एफ। इक्वल टू एन क्यों कर रहे हो? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ सर वो आएगा, देखो मैंने डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू जो फॉर्मूला है ना, वो उधर आई की जगह पे एन डाला, तो फिर एन 3 मेरे आता है। आई हमको फॉर्मूला याद है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आई की जगह पे एन क्यों आएगा? उसके पहले वो है ना 1 अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 किया, उधर से आई इक्वल्स टू एन आता है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अरे मेरे भाई कैसे आता है, कैसे आ जाएगा? मुझको तुम लॉजिक बताओ, मैं तुम्हारे आंसर को सही मानता हूँ, तो मुझे लॉजिक समझाओ केवल। सर आई की वैल्यू 3 आएगी। 100% आयोनाइजेशन है ना सर, तो वो n की वैल्यू निकाल सकते हैं उसमें से,
वो 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा सर। n-1 इज इक्वल टू 3 - 1, तो n इज इक्वल टू 3। देखो भाई, मुझे नहीं मालूम आपने क्या क्यों किया है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और सर देखिए, तो आई के एफ एम होता है, हमने डेल्टा टी का वैल्यू रखा, हमने के एफ रखा, हमने एम रखा, हमने आई निकाल लिया, आई हमारा 3 आ रहा है। अब जब जब 100% आयनाइजेशन बोला जाता है तब तब आई इज इक्वल टू एन होता है, ये याद रखिए, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। सर अगर यही तो 100%, तो अब जब ये हमको दे दिया जाए, आपने बोला तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, वरना मेरा तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू एन होता है, ऐसे केस में नो नीड टू सॉल्व फर्दर, सीधा काम करने का। 3 आ रहा है ना, सेलेक्ट द ऑप्शन किसमें 3 आयंस मिलेंगे, तो यही केवल एक ऐसा लिखा हुआ है, यही सिर्फ 3 आयन दे सकता है, जो भी चार्ज होगा +2, और ये 2a, इसलिए ये 1 और ये 2 आ रहा है। तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, आई देख के पता चल जाता है। सर लेकिन ये i इज इक्वल टू n, ये कैसे पता चलेगा मतलब? अगर 100% आयनाइज हो रहा है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, हाँ ये तो प्रूव हो जाएगा। अल्फा की जगह 100 रख दें, हाँ 100/100 कितना हो गया, 1। i - 1 इक्वल टू n - सॉल्व करो इसको। यस सर, हाँ हाँ सर, आ गया समझ में। इसलिए मैंने बोला आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, पीछे भी हमने आपको कई सारे क्वेश्चन में यही लॉजिक लगाया था, जब जब बोला ना 100% हो रहा है या कंप्लीट हो रहा है, तो मतलब वही होता है। कॉपी करना है किसी को? सर एक सेकेंड। हाँ कर लीजिए सब। देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर मैटर नहीं करता, जो वहां पे इन्वॉल्व कंसेप्ट है वो मैटर करता है। बाकी आप जिसने भी किया है उसका भी ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा ना प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किया करो, आपने किया बराबर है। हो गया सर। नेक्स्ट नंबर क्या है, 57 के बाद 63। इसका डाउट है 63। हाँ मेरा किसी को आया 63? यस सर। आया सर। आया है? जरा पढ़ लिया जाए। सर x2 आ जाएगा।
देखिए अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर ट्रिक से भी बता देता हूँ। मैंने वापस से वही किया जो मैं हर बार कर रहा हूँ। मैंने डेल्टा टी इज इक्वल टू आई के एफ एम ये अप्लाई किया और आई फाइंड किया है मैंने। ठीक है, हम जब यहाँ से आई फाइंड कर रहे हैं तो हमें आई आ रहा है 1/2। फिर आप क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन ने फिर बोला देखो 100% पॉलीमराइजेशन। तो ये केस एसोसिएशन का है, डिसोसिएशन का नहीं है। ठीक है, इसलिए हमको आई मिल गया। हम यहाँ पर आ गए इस फॉर्मूले पे जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1/n। ठीक है, यहाँ पे अल्फा हमने 100 रख दिया, सॉल्व किया तो n इज इक्वल टू 1/2 सॉरी 2 आ गया, यानी कि 2 मोल्स कंबाइन हो रहे हैं। तो ये तो बाय द सॉल्विंग हो गया। ठीक, अब ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर एसोसिएशन का केस होता है तो हमेशा, जैसे हमने डिसोसिएशन में बोला था अल्फा इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू आई बोला था, अगर 100% है। एसोसिएशन में हम बोलते हैं अगर 100%। तो आंसर पता चल रहा था यहाँ से ही, बट आपको करके दिखाना था। तो आप चाहें तो पूरा सॉल्व करके कर ले या डायरेक्ट भी बता सकते हैं। इज इट क्लियर? किसका डाउट था, समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ, अब जिन लोगों ने किया था वो लोग मुझे बताएं कि आपने कौन से मेथड से किया था। डिट्टो सेम। सेम किया? हाँ वेरी सर से ठीक है, मतलब क्या ट्रिक लगा ली थी कि पूरा सॉल्व किया था यहाँ तक? पूरा। मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, ट्रिक समझ में आई आपको? यस सर। यस। क्योंकि ये वाला कैलकुलेशन बहुत गंदा हो जाता है, तो बेस्ट होता है कि यहाँ पर हम इसको ट्रिक से ही कर ले। सर एक बार फिर से बताओ। नहीं सर्विस, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम लाइफ टाइम का है। क्यों सर्विस? हाँ, एग्जिस्ट कर रहे हो कि नहीं हो? गॉड नोस। कर लो भाई कॉपी जरा। डन सर। Done? चलो 68 किसका डाउट है? सर मेरा। किसी को आया 68? मुझे शायद बताओ प्रक्ष कैसे किया है? नॉट वेरी लाइकली टू इक्वल लिखा है मैंने सॉल्यूशन। क्यों मतलब? से डाउट है मुझे। क्या चाहिए बेटा? डाउट है इसमें आंसर लिखा है। अच्छा आंसर लिखा है, किसी को आया? अच्छा क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे कि पूछ क्या रहा है? सर नॉर्मल लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल दिया है, लेकिन जो वेपर में मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल है कि नहीं है वो पूछा। तो अब आप मुझे सोच करके बताइए कि नॉर्मल में जो मोल फ्रैक्शन होता है, हमारे पास दो कंपोनेंट हैं ए और बी, ठीक है, टू वोलेटाइल कंपाउंड।
दोनों वोलेटाइल भी हैं, ठीक है। अब आप खुद ही सोच के बता पाओगे मुझे। इनका एक हमने इक्वल मोल फ्रैक्शन वाला केस ले लिया। अब जब इनकी वेपर्स बनती है तो क्या वेपर्स में भी इनका मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा? तो भाई वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा, कौन कम वोलेटाइल होगा। यस सर। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो इक्वल होगा? अब बात समझे कि नहीं समझे? लॉजिक क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। बस इतना सा। राहिल, यस सर। कहाँ तक सॉल्व किया था क्या? ये मॉड्यूल? 90 तक? बस उसके आगे का? नहीं, उसका आएगा नहीं क्या? तो उसके आगे के लिए मुहूर्त निकलवाओगे? नहीं सर, अभी करेंगे। सर आपने बोला था ना स्टार्टिंग में फाउंडेशन बिल्डर तक करो, तो वहां तक का अरे क्या है? मैं तो कोई कर नहीं रहा था तो मैं बोला उतना तो करो, तो तुम लोग वहां रुक गए उसके आगे। सर मैंने सब्जेक्ट किया है, मैं डिप्रेस हो गया देखता हूँ। क्यों भाई डिप्रेस हो गए? ऐसा क्या तोप चला रहे हैं हम लोग इन क्वेश्चंस में? टफ आ गया तो मैंने रोक यार दिया। कुछ भी मत बोलो, मुझे तो लगता है अब तक का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये, जहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन हो रहा है आपका। सेवेंटी किसका डाउट है? सर मेरा। किसी को आया? क्यों भाई, हाँ कि ना? नो सर। नहीं आया ना, आएगा भी। मैंने ना आप लोगों को एक चीज बोली भी थी कि एग्जाम्पल्स जो है ना वो याद किए जाएंगे। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? लेकिन आपने बोला था कि वो बाद में वो कोई चैप्टर हाँ, में आएगा। ऑर्गेनिक जब सीखोगे तब आ जाएगा। ऑर्गेनिक तो पढ़ी नहीं है अभी आप लोगों ने, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? उधर तक नहीं पहुंचे सर। अच्छा किया नहीं पहुंचे। देखो ये एसीटोन है और ये क्लोरोफॉर्म है, जब ये कंबाइन करते हैं तो क्लोरीटोन बनाते हैं। क्या लिखा है? क्लोरीटोन। अब इसका नाम आपने सुना नहीं होगा, ये आपका क्लोरीटोन एसीटोन क्या बोलते हैं इसको, ओ टीयर गैस की तरह आप यूज करते हैं इसको, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो यूज होता है, इनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जब एफिनिटी ज्यादा होती है तो एनर्जी रिलीज होती है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है? बोलिए। रिलीज। रिलीज। रिलीज होती है। तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होता है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये तो नेगेटिव डेविएशन हो गया। यस सर। तो काम खत्म हो गया। समझ में आया? यस सर। तो अल्टीमेटली तो याद रखोगे एग्जाम्पल तभी होगा। रिएक्शन तो मैंने आपको एडिशनली बता दी, अब लिख लो रिएक्शन भी। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस पढ़ेंगे बाद में आप। हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। 71 किसका डाउट है? सर वही मेरा भी। अच्छा, किसी को आया 71? मेरे को चलो बताते हैं। हेप्टेन और इथाइल अल्कोहल, सबसे पहले समझ लीजिए, थोड़ा रिकॉल करिए, एग्जांपल्स याद करने का तरीका बताया था। अगर दोनों मेंबर सेम फैमिली के होते हैं तभी आइडियल होता है, याद आ रहा है? यस सर। तो एक एल्कोहल और एक एल्केन, तो ये आइडियल होगा क्या? नहीं सर। तो आपके ऑप्शंस नॉन आइडियल पे काम शुरू होना चाहिए, ठीक। अब एल्केन्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते हैं। आपको पता है उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, पता है कि नहीं? यस सर। और एल्कोहल भी रिएक्टिव नहीं होता है, पता है कि नहीं? एल्कोहल हम लोग पीते हैं, पीने में यूज हो रहा है, तो रिएक्टिव तो नहीं है ना, कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहा ना बॉडी के साथ। बायोलॉजी वाले हो आप लोग बताओ जरा, एल्कोहल रिएक्शन करता है क्या बॉडी में जाके? कोई हाँ बोल रहा है क्या? नहीं करता है। तो ये दोनों जब रिएक्शन नहीं करते हैं और आप इनको मिक्स करोगे तो आपको रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं?
यस सर, देनी पड़ेगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, तो डेविएशन कैसा हुआ, पॉजिटिव, समझ आ गया। यस सर। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये सब जो बोल रहा हूँ ना उन चीजों को लिख लो, तो एग्जाम्पल्स आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद करने पड़ते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन विद प्योर टॉलिन, the mole fraction of toluene in vapor phase. ये क्वेश्चन छोड़ो, अभी इसको कराना पड़ेगा, कंसेप्ट नहीं कराया। चलो बाद में देखते हैं। 73 को हम 74 कर लें, ये भी रिलेटेड सेम है क्या। वेपर प्रेशर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन है 50 डिग्री सेल्सियस है। कंपोजिशन ऑफ द पेपर above a binary solution composition पेपर बाइनरी फ्रैक्शन। इसको भी छोड़ो, सेम क्वेश्चन 76 74 78 है, ये भी सेम क्वेश्चन है। 78 आ गया था आप लोगों को, ओ सर, कैसे किया। सर मतलब आज मैंने जो ऐसे सेम टाइप का क्वेश्चन किया वो आ गया, तो उस टाइम पे नहीं आया था इसलिए मैंने मार्क किया था, लेकिन अभी आ गया। बताइए ना कैसे किया आपने जरा। सर देखो सर, ये आज ही किया था मैंने, एक सेकंड है सर। हाँ मतलब अभी उन लोग ने दिया P टोटल 115 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ X, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस 140। तो XA को हम लोग, एक मिनट क्या पूछा है, एक सेकेंड ना। अच्छा 78 नहीं आया था, उसके बाद वाला 78 में लिमिट वाला पूछा था ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने ये एक किया है सर। 78 किया है किसी ने, यस सर। बताइए। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ A 10 to 0 हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जो टोटल प्रेशर है अगर हम लोग देखने जाएंगे तो प्रेशर ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस प्रेशर ऑफ A, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ऐसे हम लोग करेंगे। छोड़ दो, मुझे ही करने दो, सब क्वेश्चन एक ही टाइप के। इसके बाद का भी डाउट है ना 79 भी। ये वाले एक्चुअली है ना, मैंने आपको कराए नहीं है, लेकिन कोई कर पाया है। 323 वेपर प्रेशर मिलीमीटर मर्क्यूरी मिथेनॉल इथेनॉल सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्सेस। ये भी वो इक्वेशन वाला ही है। 81 भी आ गया आपको, क्यों भाई। सर उसका आंसर गलत है। नहीं एक्चुअली आप, मैं देख रहा हूँ सब एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए नहीं आया, तो ये नहीं कराया कंसेप्ट। 83 for an ideal binary liquid solution P naught A is greater than P naught B, which relation of X? हम्म, 83 किसका डाउट है, सर मेरा। किसी को आया 83? नो सर।
देखो ये तो आपको पता नहीं, मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने वो आपको इक्वेशन कराई है कि नहीं कराई लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन की। ये आपको कराया था मैंने इक्वेशन। यस सर। सर फिर इसका इसका डेरिवेशन कराया था आगे का। ऐसा कुछ कराया है हमने आपको? कराया नहीं है, लेकिन सर ये तो पता, मतलब पता है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आपको अभी आए हैं ना ऊपर, वो सब इसी इसी फॉर्मेट पे दिए हुए हैं। सर ऐसे ही सॉल्व। हाँ, सब इसी फॉर्मेट पे ही है। वो 73, 74, 78, 79 सब इसी फॉर्मेट पे है। तो आप किसी ने भी नहीं किया ना ये क्वेश्चंस तो? सर किया है, सोल्यूशन भेज सकता हूँ सर मैं अभी। क्या चीज है? सर मैं सोल्यूशन अभी आपको भेज सकता हूँ व्हाट्सएप पे। तो फिर व्हाट्सएप, भाई मेरे व्हाट्सएप नहीं चलता। लेक्चर में व्हाट्सएप नहीं चलता, उसी मोबाइल से लेक्चर चल रहा है। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है। 83 तो आ जाना चाहिए। 83 में क्या डाउट आ रहा है बोलिए मुझे जरा। भाई वेपर फेज में और लिक्विड फेज में किस फेज में आपका ज्यादा होगा मोल फ्रैक्शन, आपको ये कंपेयर करना है। बताइए भाई। सर ए और बी तो रॉन्ग, मतलब ए और बी तो नहीं होगा ना ऑप्शन। हाँ वो तो कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं बन रहा है। किस फेज वाई। में ज्यादा होना चाहिए? अरे भैया वेपर फेज में ही ज्यादा होना चाहिए ना। अभी पीछे भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था इसके ऊपर भी। बराबर, ये वेपर प्रेशर ऑफ ए ग्रेटर देन बी है तो हाँ फिर। हाँ यार 86 भी वही है। 86 किसका डाउट है? एटी फोर, एटी सर सिक्स मेरा 86। 84 किसका है? सर 84 मेरा है सर। किसी को आया 84? 88? नहीं सर। सर मैंने किया है। कौन सा? सर 86। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? यार ये सारे एक ही कंसेप्ट पे हैं, जो कंसेप्ट हमने आपको नहीं कराया है। ये हो गया है गड़बड़ काम। अच्छा एक ये नहीं कराया, और क्या कंसेप्ट नहीं कराया था आप बता रहे थे? सर 90th क्वेश्चन वाला। मॉड्यूल से पढ़ा सर, लेकिन समझ में नहीं आया इतना। ठीक है मैं एक बार बताता हूँ। हम्म,
पेज 63। नंबर 45। अभी जरा मुझे वो बोलिए कौन कौन से कंसेप्ट आप बोल रहे थे मिसिंग है कंपोजिशन। सर पेज नंबर 45 और 46 पे जो है ना वो, और एक वो ओस्टवाल वाला यूट्यूब वाला, वो वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन वाला। कौन से पेज नंबर पे है? 51 पे। यस सर। अरे ये तो चाहिए ही नहीं ना अपने को, एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए। इसी से तो हम लोग ने वो डिराइव किया था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सर मतलब वो तो ठीक है, लेकिन उसमें जो 90th क्वेश्चन है ना वो वेट के ऊपर दिया है, तो वो इधर से वेट का क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेट करके दे दिया है। कोई बात नहीं, ठीक है मैं देख लेता हूँ। अच्छा मतलब वो मोल को वेट और मोलर वेट में लेके करना है क्या? एक्चुअली जो हम लोग फॉर्मूला जो भी यूज कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है ना, बाद में हम उसको थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं, पहले तो वो एक्सपेरिमेंट ही है। भाई हम ऐसे क्यों कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, क्योंकि वो हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया है। यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया गया है, पहले वेट निकाला, फिर मॉलिक्यूलर वेट, फिर मोल फ्रैक्शन निकाला, तो हमने उसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। तो वो चीज फिर भी आपको बोल रहे हैं, मैंने ओवर टॉप पर कुछ चीजें लिखी है, बोर्ड पे दिख रहा है आपको? यस सर। पेज नंबर 65 सॉल्व्ड एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 60 पे क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इनको पहले आप नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना है। यस सर। ठीक है, ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको देखने हैं, देख करके ट्राई करने हैं। आ जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो मैं फिर से आपको बताऊंगा। ये जब आप करेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल्स, तो बाद के जो क्वेश्चंस थे ना, मैंने आपको 73 से बाद के जो नहीं बताए, वो सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये सॉल्व तो आपको वैसे भी करने हैं, भले आपके वो डाउट्स वाले आप ना भी करें, वो मैं करूंगा, लेकिन इतने आपको करने हैं। एक्चुअली मॉड्यूल था नहीं तो मैं आपको ये सब चीजें करा नहीं पाया उस टाइम पर, तो ये आपको करना ही करना है। दूसरा जो चीज आप मुझे कह रहे हैं वो बताने के लिए, पेज नंबर 45 वाला कंपोजिशन ऑफ द वेपर आप बोल रहे हो ना, ये वाला पार्ट बोल रहे हो? यस सर। पहले मैं आपको, आप सबके पास मॉड्यूल है क्या? यस सर। सर जरा सब लोग खोल लीजिए। खोला सबने? यस सर। अब जरा ऊपर से आते हैं। दिस लॉ इज अप्लाइड फॉर सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ठीक है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल फ्रैक्शन। ये सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है, आपको याद आ रहा है? यस सर। फॉर प्योर लिक्विड एक्स ए इक्वल टू 1, तो आप देखो ये फॉर्मूला जहां पे आपको दिखा रहे हैं नीचे, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। सिमिलरली फॉर कंपोनेंट बी, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये हमारा किया हुआ है, याद आ रहा है आपको?
यस सर। फिर टोटल प्रेशर हमने निकाला था, सम कर दिया था। ठीक, अब यहाँ जहाँ सम किया है यहाँ पर आओ, यहाँ पर जरा देखो, पीटी यानी टोटल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? आपको कुछ रीअरेंजमेंट दिखाई दे रहा है? यस सर। बस ये आएगा। अब क्या है कि ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी पता चलता है, पर आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं 74, 78 वाले, तो आप इसके साथ अगर किसी को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, पी नॉट ए बाद में दिख रहा है और बीच में जो आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है। कैसे आया, क्लियर है ना? ये चीज, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है वही चीज। यस सर। ठीक है, फिर इसी से रिलेट करके क्वेश्चन दे दिया है। ये जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन आया है यहाँ पे इलस्ट्रेशन में, वो वहां पर भी डाउट्स में भी है आपके। इसी चीज को जब हम वेपर में आते हैं, ऊपर लिक्विड लिक्विड किया, अब वेपर्स पर आ रहे हैं। The composition of liquid and vapor that are mutually equilibrium are not necessarily the same. देखो ये जो लाइन है, not necessary to same, ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर है जहां पर आपसे पूछा गया था कि अगर लिक्विड में उसका मोल फ्रैक्शन है इक्वल है तो वेपर्स में क्या होगा, याद आया? यस सर। यस सर। तो ये लाइन वहीं से है, not necessarily the same, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, the common sense suggests the vapor pressure should be richer in more volatile component that can be explained. Let the mole fraction of A and B the vapor phase Y and YB Dalton's rule लगाया हुआ है। आपको रिलेशन YA और YB दिख रहा है? एक मिनट, आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं? ये कहां से आया है गाइस? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। यस सर। वही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू दे दिया आपको प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, दिख रहा है आपको इक्वेशन 1। ठीक, नीचे आते हैं, प्रोवाइडेड द मिक्सचर ऑफ वेपर प्रेशर बिहेव एज एन आइडियल गैस, तो वाई हमने मोल फ्रैक्शन का वैल्यू रख दिया और ये सॉल्व कर दिया। ये आपका दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है जहां पर आपसे एक्स ए और वाई ए के बीच में रिलेशन पूछा गया था। कुछ रिकॉल हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो आपको अभी मतलब अब ये तो हम इस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से तो करना आपको कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन आपको मैंने जो पेज नंबर्स के साथ बोला है ना, प्लीज एक बार इसको आप पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसके कंटिन्यूएशन में पहले इसको ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये जो चीजें आपकी रह गई हैं इनको फिर से हम करा देंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम जो इलस्ट्रेशन दिए हैं उनमें अगर प्रॉब्लम रहेगा तो सॉल्व करा देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे, और बाकी के डाउट जो है वो कंटिन्यूएशन में करेंगे। आपको इसके आगे ये 90 तक हो गया है। आप लोग तो मेडिकल वाले हैं ना? यस सर। है ना, तो आपको जो है जी इसके जो वन ऑप्शन करेक्ट है ना वो वाले आप कर लीजिएगा, बाकी मोर देन वाले करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और मैचिंग कर लीजिएगा, मैच और सिंगल चॉइस, इसके आगे का गेट इक्विप्ड में मैच और सिंगल चॉइस कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे इसी चैप्टर को पहले खत्म करेंगे, फिर आगे काइनेटिक्स वाले पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी का नेक्स्ट पे करते हैं। ये जो नंबर्स बोले हैं इनको ध्यान से सॉल्व करिएगा। सर मतलब बाकी का जो भी बाकी है वो हाँ। सब कर नहीं, आपको इतना मैंने करने के लिए बोला है, इतना। नहीं बाकी मॉड्यूल वाले। हाँ, क्योंकि मॉड्यूल आपके पास आ गया है तो इनके इलस्ट्रेशंस अब आप देख लीजिएगा एक बार। नहीं आएंगे तो मैं करा दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यस सर। क्योंकि आपको देखो, आपको पूरा फाउंडेशन बिल्डर में आपने सब सॉल्व किया, आप रुके कहाँ पर? केवल इन्हीं क्वेश्चंस पर रुके, ये कंसेप्ट्स पे। तो इसको एक बार आप देख भी लीजिएगा, आपके पास है, नहीं तो फिर मैं करा दूंगा, तो टाइम कम लगेगा। यस सर। ठीक है, तो बाकी फिर अपन नेक्स्ट पे करते हैं। ठीक है गाइस? यस सर। सर। चलो, ओके बेटे, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।